हेलो गाइस गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइस कैसे हो? होप यू ऑल विल बी फाइन। गाइस हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, किसमें? बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, और दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS पर स्वागत करता हूं, और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। देखो पिछली क्लास में हमने देख लिया था पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और SEC की पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब देखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC। BCC का क्या मतलब है? बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है, जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो चलिए, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी देखने से पहले हम देखते हैं बीसीसी होता क्या है। तो गाइस देखिए इधर केयरफुली। सबसे पहले हमारा काम है एक बीसीसी यूनिट सेल को समझना, ठीक है, जो कि हमने समझा हुआ है, पर फिर भी इसे और एक बार देख लीजिए रिवीजन के लिए। ये देखिए बीसीसी सेल, सारी की सारी जो यूनिट सेल होती हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, वो इस तरह की होती हैं, और कॉर्नर्स पे सभी में एटम होते हैं, ठीक है। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी उसमें भी हमने कॉर्नर्स पे एटम बनाए थे, तो सभी में कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। अब अगर बीसीसी की बात करें गाइस, तो बीसीसी में जो एटम होता है वो इस यूनिट सेल के सेंटर में होता है, ठीक है, जिसके मैं केंद्रक को या जिसको सेंटर को मैं इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये पीसीसी सेल है, पहली बात। अब गाइस हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे एज लेंथ मींस ए और आर में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है यहां से यहां तक हम इसे कितना मानते हैं? ए। और आर मतलब इन एटम्स की, जैसे यहां पे जो एटम होगा, देखिए गाइस इस चीज को हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां पे जो एटम है उसकी मान लो रेडियस इतनी है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। तो इसमें जो रिलेशन निकल के आया था बीसीसी के लिए, तो गाइस वो आपको पता होगा 4r, हमने कहा था 4r इक्वल्स टू √3a, या 3a इक्वल्स टू 4r। तो गाइस यहां पर जो रिलेशन होगा a और r में, क्या रिलेशन होगा? तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 4r/3। ये हमारी पहली बात होती है, ये हमें गाइस मालूम रखना है। जब भी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, पहली चीज। अब जो दूसरी चीज की अगर हम बात करें, ये पहला हो गया। दूसरी चीज हम बात करें तो इसका जो इस यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है या नंबर ऑफ स्फीयर्स होता है पर यूनिट सेल, ठीक है, वो कितना होता है, ठीक है। तो गाइस वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन आठ का एक एटम और एक ये पूरा इसी में होता है, तो 2 एटम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितना होता है गाइस? पर यूनिट सेल कितना होता है? मींस n बराबर एक तो इन 8 का और एक ही, यानी 2 होता है। तो गाइस यहां तक हमारा काम हो जाता है, आधा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इतना करने के बाद अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमें बीसीसी की अगर मान लो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो मालूम होना चाहिए बीसीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसे हमें भूलना नहीं है। दूसरा, बीसीसी में आर और ए में क्या रिलेशन होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो 4r इक्वल्स टू √3a होता है, ठीक है। और यहां पे अगर हम एक ही फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल्स टू होता है 4r/√3, ठीक है, 4r/√3। एंड नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितने होंगे गाइस? 2 होंगे। अब देखिए, इतना समझने के बाद अब हम लगाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है गाइस? इक्वल्स टू n क्या? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कह दो या उसके अंदर जो भी एटम है वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या मैं कह दूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद अब हम इनकी वैल्यू यहां पे पुट अप कर देते हैं। n इक्वल्स टू कितना है? 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है वो आपको मालूम है, यही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है, 4/3 पाई r अपॉन
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है गाइस? वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम होता है ए क्यूब। और ए क्यूब को अगर हम इस फॉर्म में रखें, यहां से रिलेशन हमें मालूम है, ए इक्वल्स टू होता है 4r अपॉन रूट 3, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम रख सकते हैं इसका 4r अपॉन रूट 3 क्यूब। ठीक है, अब गाइस हमारा काम रह गया इसको सॉल्व करना। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान हमेशा रखना, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी जब भी हो हमें 100 लगाना है। पैकिंग फ्रैक्शन में हमें 100 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी 100 पर निकाली जाती है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन, अपॉन में गाइस यहां पे 4r है, 4r का क्यूब है, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 4r को मैं लिख देता हूं यहां 4r क्यूब, और जो रूट 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं रूट 3 का क्यूब। ठीक है, रूट 3 का क्यूब इंटू 100। तो हम इसको अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तो हम यहीं पे काट के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आप ऐसा लिख के कर लो। अब हम गाइस को काटते हैं, तो यहाँ पे काटने से पहले और इसको खोल के लिख लेते हैं, या फिर इसी टर्म में मैं लिख देता हूँ खोल के। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4r को खोलेंगे तो क्या आएगा? 4r का क्यूब, यानी यहाँ पे आ जाएगा 64 इंटू आर क्यूब, और यहाँ पे गाइस आ जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, क्यूब है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 रूट 3। ठीक है, अब हम इसको कुछ काट सकते हैं जहां तक ये कट रहा है, तो गाइस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, 64 यहाँ 4 से हम काट सकते हैं, तो यहाँ 16 आएगा, और 16 को जब इससे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, साथ ही आर क्यूब से हम इसको काट सकते हैं आर क्यूब। ठीक है गाइस, तो ये हमने काट दिया है। अब अगर यदि हम इसको अब खोल के लिखें, तो खोल के कैसे लिखेंगे? खोल के अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आर क्यूब कट चुका है, ये आर क्यूब कट चुका है, पाई को रहने दो, पाई नहीं कटेगा, पाई, तो आर क्यूब कट चुका है, तो यहाँ पे आएगा पाई रूट 3, मतलब लिख देता हूँ रूट 3 बाई पाई अपॉन 8। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आ जाएगा रूट 3 बाई पाई अपॉन 8। ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इक्वल्स टू रूट 3 होता है 1, तो रूट 3 को आप रूट 3 को रहने दो रूट 3 इंटू, या फिर हम डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, रूट 3 की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड के लिए 68%। तो गाइस इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी, किसके लिए? पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी यूनिट सेल, तो पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68%। ठीक है, और 100 तो यहाँ पे गुना हो ही रहा है, यहाँ में 100 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है 68%, तो हम कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई? 68%, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जो 68% पार्ट है वो फिल्ड रहता है, किससे? स्पेस। ठीक है, तो वैकेंट स्पेस कितना आएगा? वैकेंट स्पेस इक्वल्स टू 100 माइनस 68, यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 32%। तो गाइस जब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग होती है, लेटेस्ट की पैकिंग होती है, तो उसमें पैकिंग अच्छी तरह से बॉडी सेंटर्ड यूनिट की होने के बावजूद भी कितना स्पेस खाली रह जाता है गाइस? 32%। ठीक है, और कितना फिल्ड रहता है? 38%, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68% और वैकेंट स्पेस 32%। ठीक है गाइस, अब गाइस एक चीज और ध्यान रखना, अगर पैकिंग फ्रैक्शन है तो जो 100 है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा 0.68। ठीक है, तो 0.68 हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो 68% हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है। तो गाइस ये था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करनी है, सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आता है वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं, आगे अब हम पढ़ेंगे
पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, इरेज करते हैं इसे। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल। तो गाइज आपको मालूम है एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है, क्या खास बात होती है एफसीसी यूनिट सेल में? एफसीसी यूनिट सेल में जो खास बात होती है वो है कॉर्नर पे तो एटम होते ही होते हैं, कहां पे डिफरेंट एटम होते हैं? डिफरेंट एटम होते हैं जी हर एक फेस पर। यूनिट सेल के हर एक फेस पर भी एटम होते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाते हैं पर यूनिट सेल? कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाते हैं 4। तो देखिए इधर मैं इसे वापस से शुरू से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको ये चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए फॉर एफसीसी, ठीक है, एफसीसी का भी यही निकल के आता है, और अगर आप एचसीपी का निकालें, एचसीपी का, तो भी निकल के यही आता है। ठीक है, इतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है, और साथ ही हम एफसीसी को सीसीपी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीसीपी बोल देते हैं, और इसी के साथ इतनी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? एचसीपी की। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी है यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल बनानी है तो गाइस इस तरह से दो जो है रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर बना दो, स्क्वायर बना दो और इनको आपस में इस तरह जोड़ दो, तो हमारा एक अच्छा सा एक क्यूब बन जाता है। ठीक है, अब बारी हमारी एटम को यहां पे डिनोट करने की। तो एक एटम यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां, यहां, यहां और यहां। कितने एटम हुए? 8। अब फेस सेंटर यूनिट सेल में हर एक फेस पर एटम होता है, यानी एक एटम यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक इस फेस पे होगा, एक सामने वाले फेस पे और एक इसके पीछे वाले फेस पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर अब हम इस यूनिट में निकालें, इस सेल में निकालें, तो हमारे निकल के आते हैं 4। खैर उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम इनका रिलेशन डिसाइड करेंगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ये एज लेंथ हमारी ए होती है, यानी हर एक के पास कितनी है यहाँ पे लेंथ? हर एक एज की लेंथ होती है ए। अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में यहाँ पे अगर मैं एटम डिनोट करता हूं तो एक एटम ये हुआ, दूसरा एटम ये हुआ, और तीसरा एटम कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, बराबर साइज के होते हैं। यहाँ कुछ आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप उसमें ना जाइए। ठीक है, मानो कि इस तरह से एटम है, बिल्कुल सेंटर पे है और इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए और आर में रिलेशन की। तो देखो ए और आर में क्या रिलेशन होता है? यहाँ पे होता है, ये हमने कहा था 4r इक्वल्स टू, इसको बोलेंगे √2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये 4r है, 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए 4r √2 है, √2 है। ये हमने अभी जस्ट पिछली क्लासों में, ठीक है, पिछली क्लासों में हमने ये जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश किया था कि आर और ए में क्या रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये हमें वैसे भी याद रखना है रिलेशन। ठीक है, इसी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? ए इक्वल्स टू 4r/√2, और इसी को लिखा जा सकता है, 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2r, और यहाँ पे √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको खोल के लिख रहा हूं, अदरवाइज तो शॉर्ट में भी लिख सकते थे, ताकि आपके अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में तो आपके वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो √2 से √2 ये कैंसिल आउट होगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 2, तो ये √2 √2r, ये रिलेशन होता है भाई a और r में। ठीक है, किसके लिए? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो यहां पहली चीज खत्म होती है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल, जो भी हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ स्फीयर कितने होंगे। तो स्फीयर कितने होते हैं? इन 8 का तो हमें मालूम है, एक काउंट होता है। ये जो 8 है टोटल कॉर्नर पे, इनका तो एक काउंट होता है, और फेस, हर एक फेस पे जो है वो 2 यूनिट सेल में होता है, इसलिए टोटल 6 है, तो 6 का हाफ 3। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितना होगा भाई? तो ये हमारा हो जाता है यहां पर आधा काम। इतना काम है तो सिर्फ
इतना काम अगर आपको मालूम है तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज में क्या होगा, एक तो हमें वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ इसका जो वॉल्यूम होता है, और एक स्फीयर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू एन, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एन इक्वल्स टू 4। तो यहां हमें लिखना है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू एन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो गाइस, सभी में प्रोसेस लगभग सेम है, बस एक छोटा सा जो हमें वैल्यू या रिलेशन में ध्यान रखना है, वो हमें ध्यान रखना है कि एफसीसी, बीसीसी या एचसीसी होती क्या है, सिर्फ वो हमें ध्यान रखना है, और उनमें क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन में ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ यूनिट सेल तो हम अगर हमने समझ लिया है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इन सारी प्रोसेसिंग में कुछ नहीं है, ठीक है, बशर्ते आप कोई मैथमेटिकल जो है वो गलती ना करो, तो ये सारा आराम से निकल के आता है क्लियर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एन की जगह रख दो भाई, एन कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, 4 है, 4 रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ठीक है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब होता है। अगर हम ए क्यूब रखेंगे तो ए और आर में रिलेशन ये रहा, ए इक्वल्स टू क्या है, 4r/√2, तो इसका हमें क्यूब करना है, यानी हम लिख सकते हैं इसका क्यूब करो, या फिर हम इसका क्यूब कर लेते हैं 2√2r, 2√2r, 2r। अब देखिए, इसको हमें सीधे सॉल्व करना है, यहाँ 4 में लिखता हूं, यहाँ 4/3 एज इट इज लिखता हूं, यहाँ पे पाई आर क्यूब, और ये जो √2r है इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये आता है 8, ठीक है, 8, √2 का क्यूब करता हूं तो ये निकल के आता है 2√2, और r का क्यूब करता हूं तो ये निकल के आता है r। बस हो गया काम। अब हमें सिर्फ काट देना है, और जो वैल्यू आए उसको हमें सॉल्व करते हुए हमें अपनी जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को लिख देना है। तो देखिए इधर 4, और यहां पे हम काट सकते हैं 2, इसको काटेंगे 4, तो यहां पे 2 बचेगा, ये 2 और ये इस तरह से, ठीक है, यानी अब हमारा ये भी कट चुका होगा। तो आप इसको काटिए, पहली चीज काट दिया इसको। अब उसके बाद में अब आप देखिए और क्या क्या कर सकता है, एक आर क्यूब कर सकता है, इसलिए आर क्यूब को काट, और बचे हुए जो भी वैल्यूज बची हुई हैं उनको एज इट इज लिख दो। देखो क्या बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है जी पाई, ठीक है, पाई ही बचा हुआ है, अपॉन में क्या बचा हुआ है जी, एक तो बचा हुआ है यहाँ पे 3 और √2, 3 इंटू √2 लिखते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। अगर इसको सॉल्व करें, पाई की वैल्यू रखें, √3 की रखें और 3 को करें, तो इसको सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि ये जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 74%, ठीक है। साथ में 74% कब आएगा, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ हर एक में, जैसा कि आपको पता है, हर एक में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही है, वैल्यूज को बोलना नहीं है, 100, तो हमारा आता है 74%, यानी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, ठीक है। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, तो देखो भाई एफसीसी बोल दो, सीसीपी बोल दो, और इतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, एचसीपी की, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि एचसीपी की भी इतनी ही होती है, एचसीपी इक्वल्स टू 74%, यानी इस तरह की पैकिंग में जो एटम्स हैं वो 74% स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और वैकेंट स्पेस
वैकेंट स्पेस कह दो या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वॉइड्स। वॉइड स्पेस कितना होता है भाई 100 माइनस 74। 100 माइनस 74 करेंगे तो यहां हमारे पास वैल्यू आती है कितनी होगी 26%। 26% यानी वैकेंट स्पेस होता है इसमें 26%, ठीक है, और ऑक्यूपाइड स्पेस होता है 74%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी या सबसे ज्यादा कम वैकेंट स्पेस, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जो एटम्स कंजेस्टेड भरे होते हैं वो किसमें भरे होते हैं एफसीसी में, क्योंकि एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी वो 74 निकल के आती है, जबकि हमने जस्ट पहले देखा था अभी जो बीसीसी होता है उसमें 68% आ रही थी, ठीक है। पिछली क्लास की बात करें एससीसी तो उसमें तो सिर्फ 52.38% निकल के आ रही थी। तो इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किस में होती है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है एफसीसी में, और एफसीसी को एमसीसी भी बोलते हैं, और एचसीपी में कुछ यही अरेंजमेंट होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखना है 74% होती है किसमें एफसीसी में, ठीक है। तो ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी रिलेटेड तीनों टॉपिक्स हुए, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये आपको अच्छी तरह से हमने प्रीवियस क्लासों में करके देखा है, इसको समझा है। ए और आर में हमने अच्छे से देखा है। बस हमें यहाँ क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, अच्छे से कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये हमें रिजल्ट लिखना है। दूसरी बात ध्यान रखना भाई, एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ, आपको याद रखना होगा सिंपल की क्या होती है, एफसीसी क्या होती है और बीसीसी की क्या होती है। तो सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिखो। पूछ भी लिया जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ निकालने बैठो सारा, तो ऐसा नहीं करना है, आपको मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इसको समराइज कर देते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। मैं इसको रिवाइज करता हूं। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी को अगर हम समराइज करें तो कैसे करेंगे, यहां देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, वैकेंट स्पेस, और यहां हम लिखते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, उसके बाद हमने कौन सा निकाला भाई बीसीसी निकाला, उसकी बात करेंगे, और फाइनली अभी हमने जो निकाला है ये हमारा एफसीसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी होती है भाई, हमने कैलकुलेट करके लिखी थी, कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी 52.38, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 52.40। अगर पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है तो वैकेंट स्पेस इसमें कितना होता है, तो वैकेंट स्पेस इसमें होता है 47.6%, ठीक है, इसमें वैकेंट स्पेस। बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में जस्ट अभी हमने बिल्कुल जस्ट पहले इससे पहले निकाला ही है, कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। तो वैकेंट स्पेस कितना हुआ 32%, ठीक है। एफसीसी के देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% और एम्प्टी स्पेस, ठीक है, या वैकेंट स्पेस कितना होगा इसमें 26%। तो ये आपका जो तीनों का रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। तो ये बच्चों आप लोगों का था पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर होता है आपका खत्म, ठीक है। अब जो अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें जो है इम्प्योरिटीज और ऐसा करके अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है आपकी पढ़ाई में, ठीक है, रिलेटेड स्टडी में, तो आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।